गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर। शिवम जी, एक्चुअली क्या होता है ना, मैं लिंक्स सेंड कर रहा होता हूँ सारे स्टूडेंट्स को। तो ऐसा नहीं है कि अपन बस मज़े में बैठे हैं, तो इस वजह से हो सकता है आपको लगता हो ये वेट करना पड़ जाता है। करीब 5 मिनट्स का वेट होता है लाइव होने के बाद, उतने में 100+ ग्रुप्स उसमें लिंक भेजना पड़ता है। चलिए सर, तो लिंक्स वगैरह का काम हो गया है, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो रेडी हैं? रेडी हैं सर आप लोग? चलो, तो अप्रैल का करंट अफेयर्स चल रहा था कि नहीं चल रहा था? ठीक है। अप्रैल 2022 का हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज अवर लेक्चर 111। 111th लेक्चर है हमारा ये। तो इसमें ओके, अभी पता चल रहा पाकिस्तान से भी लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, देखें कितने याद हैं। इसका आंसर बताइए। ये शी ऑटो स्टैंड्स, विच स्टेट सेट अप इट्स फर्स्ट शी ऑटो स्टैंड्स? बताइए सर। आंध्र प्रदेश है, ये मैं शायद पिछली बार भी पूछा था। चलो, ये तो रट गए सर क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर, विच इज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क ऑफ फिक्शन टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क ऑफ फिक्शन टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? इट इज टॉम्ब ऑफ सैंड। एक्चुअली में ये शॉर्टलिस्ट भी हुई थी और फाइनली में जाके अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज है, ठीक है, क्योंकि ये अप्रैल का करंट अफेयर्स है ना। अब जब आप ने का पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ये बुक इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत भी चुकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, पहली हिंदी लैंग्वेज का ऐसा काम जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुका है। ये किसने लिखा है? इट इज रिटन बाय गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि श्री। ये हमारे ही होम टाउन में इनका बर्थ हुआ था, मैनपुरी, यूपी। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद इसका नाम हो गया टॉम्ब ऑफ सैंड। एक्चुअल में ये जो प्राइज है ये सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में मिलता है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद इसका नाम क्या हो गया? टॉम्ब ऑफ सैंड। अदरवाइज हिंदी में इसका नाम क्या था? रेत समाधि, ठीक है, ऐसी कुछ नाम था, रेत समाधि करके हिंदी में कुछ इसका नाम था, फिर इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले मंथ के करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। अभी तो किस लिए पढ़ रहे हैं? शॉर्ट लिस्ट हुआ है, मई में पढ़ेंगे। ये अवार्ड जीत भी चुकी है ये बुक। ओके फाइन सर, इसका आंसर बताइए। विच टीम हैज वॉन द FIH जूनियर विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 इन साउथ अफ्रीका? बताइए, विच टीम हैज वॉन द FIH जूनियर विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 इन साउथ अफ्रीका? नेदरलैंड्स? पक्का? ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज नेदरलैंड्स। लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस किया था पिछली क्लास में। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट विच पास? वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल किस पास पर बनने जा रही है? जोजिला, जेलेपला, शिंकुला या शिंगोला? बताइए। शिंकुला, करेक्ट आंसर इज शिंकुला, शिंकुला। ऑलराइट, तो ये 85 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। देन वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 86, 8th edition of the 2-day national level pollution response exercise
नेटपोल रेक्स 8, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? नेट पोल रेक्स, ठीक है। नेट पोल रेक्स इज बीइंग कंडक्टेड इन विच स्टेट? तो पॉल्यूशन के लिए एक एक्सरसाइज की जा रही है, 2 डे एक्सरसाइज। तो ये किस स्टेट में हो रही है? अच्छा सवाल है। बढ़िया जी, बताइए। केरला? और सर किसको चिंता होगी? जहां अच्छा काम हो रहा हो, केरला दिख रहा हो, केरला लगा दो। लेकिन सर इस बार करेक्ट आंसर इज गोवा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज गोवा। तो ये एक्सरसाइज करवा कौन रहा? सबसे पहले तो एक्सरसाइज क्या है? नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है। नाम क्या है? नेट पोल रेक्स, मतलब नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज। ये करवा कौन रहा है? इंडियन कोस्ट गार्ड। कहां पर? गोवा में, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कभी कभी जैसे जो शिप्स इंटरनेशनल वाटर्स में चलते तो ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब शिप से क्या है, ऑयल गिर जाता है, ठीक है, ऑयल लीक हो जाता है। तो वो ऑयल स्पिल की वजह से क्या है, जितने एरिया में वो ऑयल फैलेगा, अब वो डिकम्पोज हो नहीं पाता है, और वो क्या करता है, इतने एरिया की सनलाइट भी ब्लॉक कर देता है। तो इसके नीचे की जो ऑर्गेनिज्म है वो मरने लगते हैं, तो उनको काफी नुकसान होता है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपका ये एक्सरसाइज किया जा रहा है, पॉल्यूशन नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। रिसेंटली अ यंग नेशनल लेवल प्लेयर विश्व दीन दयाल पास्ड अवे, टू विच स्पोर्ट वाज ही एसोसिएटेड? मैंने क्या कहा, स्पोर्ट में 2 तरह के क्वेश्चंस हो गए। इवेंट दिया होगा, पूछेगा ये किसने जीता। दूसरा, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का नाम होगा, ये पूछ लेगा ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड पर्सनैलिटी है। हाँ जी सर, विश्व दीन दयालन पास अवे। सर पता नहीं, चेस प्लेयर का जैसा नाम लग रहा है। चेस चेस में सर ऐसे ही नाम होते हैं, तभी सर चेस लगा दिया हमने। टेबल टेनिस, ठीक है। करेक्ट आंसर इज टेबल टेनिस। अ प्रोमिसिंग टेबल टेनिस प्लेयर फ्रॉम तमिलनाडु, अभी रिसेंटली जो रिभोई डिस्ट्रिक्ट है मेघालय का, उसमें रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो नाम ध्यान रखना, ठीक है। विश्व दीन दयालन। आज काफी इत्तेफाक हो रहा है, लग रहा है आज, मतलब सर जो अपना तुक्का है ना सर, आज फिट नहीं बैठ रहा क्या? आज दिन ही खराब है। आज का दिन नोट कर लेते हैं। आज का दिन मतलब आज कौन सा डे, कौन सा आज? फ्राइडे है सर। आज के दिन पेपर पढ़ा तो आज पेपर देने नहीं जाएंगे, सारे तुक्के गलत हो जाएंगे। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। India's first pure green hydrogen plant has been commissioned in which state? बताइए। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। देखो, हाइड्रोजन एनर्जी इज द फ्यूचर, ये एनर्जी हमारा फ्यूचर है, तो इसीलिए इंडिया इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। एनर्जी के सोर्सेज बदल रहे हैं। जब पेट्रोल सोर्स हुआ करता था तो हम अपने आप को लीडर नहीं बना पाए, बट अब हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, उसमें पीछे नहीं रहना चाहते, हमें उसमें लीडर बनना है। तो इसीलिए इंडिया में जो हाइड्रोजन प्लांट है बहुत तेजी से लग रहे हैं। हाइड्रोजन को लेके जो हमारे प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, हाइड्रोजन एनर्जी पे बहुत ज्यादा ध्यान इस टाइम हिंदुस्तान में दिया जा रहा है, क्योंकि ये हम मानते हैं आने वाले वक्त में इट इज द फ्यूचर। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस स्टेट में कमीशन हुआ है, बताइए सर। ओके, तो सर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, उड़ीसा आ रहा है और राजस्थान आ रहा है। और आंसर क्या हो गया सर? आसाम, ठीक है। बिल्कुल तुक्के नहीं बैठ रहे हैं, ये तो पड़ोस में लग गया, ये तो पता होना चाहिए। आसाम है, ठीक है। तो 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट हैज बीन कमीशन, किसने किया? ऑयल ने। ये वो वाला ऑयल नहीं है, ये कैपिटल वाला ऑयल है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है।
ये भी एक PSU है, ठीक है, ऐसा नहीं ये वाला ऑयल है, ये भी एक PSU है। तो इनका एक पंप स्टेशन है, जोरहाट पंप स्टेशन आसाम में, वहां पर ये प्लांट लगाया गया है। तो प्लांट की अगर कैपेसिटी की अपन बात कर लें तो कितनी है, 10 kg पर डे, 10 किलो पर डे अब ये प्रोड्यूस कर रहा है, आगे और भी बढ़ाया जाएगा। अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन कहते किसे, सबसे पहला सवाल आता है सर ग्रीन हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं। तो अगर किसी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके, एक्चुअल में हाइड्रोजन बनता कैसा है, आपका जो H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, उसको ब्रेक करो तो H2 निकलता है, O2 निकलता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अरे भाई तो कर लेना, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स H2O के लोगे तो एक निकलेगा H2 का और एक निकलेगा O2 का। तो H2O को ब्रेक करके क्या बनता है, H2 और O2। अब लेकिन अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हो तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन सेंस है सर, एनर्जी तो देना पड़ेगी। कोई भी रिएक्शन है या तो वो एनर्जी लेगी या एनर्जी रिलीज करेगी, यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है, एक एनर्जी देनी पड़ रही है। तो अगर वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी कैसी है, रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो कैसी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उससे निकलने वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएगा सर, ग्रीन हाइड्रोजन। उसको क्या कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। आपके लिए होमवर्क है ग्रे हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, होमवर्क में क्या करेंगे, ग्रे हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर जो आपकी एनर्जी वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो उससे निकलने वाला हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन। क्योंकि देखो ये बनाने में भी आपका पॉल्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, या ऐसा हो सकता था आप इसमें कोयला गर्म करके फिर उससे एनर्जी दे रहे हो। तो फायदा क्या है, कोयला भी तो अपने आप में क्या कहते पॉल्यूशन कर रहा है। अब जैसे थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, तो आयरनी तो यही है, आप इलेक्ट्रिसिटी को तो पॉल्यूशन फ्री कह रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे कोई पॉल्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से बनती है, कोल से बनती है, तो कोई खास फायदा है नहीं, ठीक है। अगर वो कोल से ही बन रही है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कोयला जलाओगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करोगे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। तो अगर आप थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी बना रहे हो तो आप कोल को ज्यादा यूज करोगे, और कोल बर्न करने में आपको पॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। तो ये तो सर हिपोक्रेसी टाइप की चीज हो जाती है। इसीलिए फोकस किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो एनर्जी लग रही है वो भी रिन्यूएबल सोर्स से आए, ठीक है, जैसे सोलर पावर। तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन बनाने में अगर एनर्जी रिन्यूएबल है तो वो कौन सा हाइड्रोजन है, वो ग्रीन हाइड्रोजन है। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। एक अंगूठा तो सर बनता है, अरे 0.0001%। अब ऐसा होता है ना कि जब भी आप कोई भी रिएक्शन कराते हो या कुछ भी प्रोडक्शन होता है तो 100% इफेक्टिव चीज नहीं बनती, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाता है ना, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो 100% तो कोई चीज होती नहीं है। 100% प्योर आदमी देखा है कहीं? दो चार तो उसमें भी डिफेक्ट होंगे। ऑल राइट सर, वेरी गुड। अच्छा, अब इस तरह के कंसेप्ट आपके किस में इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू की कोई अलग से तैयारी नहीं होती, यही सब चीजें हैं, इन्हीं को आप पढ़ के तैयारी करते रहो, यही स्ट्रांग बनाएंगे आपको। देखो करंट अफेयर्स की क्लास सिर्फ ये सोच के मत करना कि सर बस एग्जाम होगा, एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो 10 क्वेश्चन करने के लिए मेरा करंट अफेयर्स का क्लास है। ये करंट अफेयर्स का क्लास आपको अवेयर करने का क्लास है। क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, प्लस एक अवेयरनेस भी बढ़ानी है आपको, ताकि आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, आप इंटरव्यू में भी बेटर परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो सिर्फ आपको एग्जाम नहीं निकालना, आपको इंटरव्यू तक के लिए भी सोच के जाना है, और उसके लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं। बाद में तो आप मॉक सेशंस वगैरह देके एक आंसर देने का तरीका सीख सकते हो। जो भी आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहा है वो क्या सिखाता है, वो ये नहीं सिखाता ये क्वेश्चन रट लो इन्हीं में से पूछेंगे, वो सिखाता है हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। अब लेकिन प्रेजेंट तो आप तब करोगे जब आपको आंसर पता होगा, तो जो आंसर है वो यहां से सीखो, बाकी प्रेजेंट कैसे कराना वो हम आगे आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अपना तो सीधा पक्का है, जिन एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89।
सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैज रिसेंटली बीन टेस्टेड बाय विच कंट्री? पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना। बताइए सर। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है सरमट, किसने लॉन्च करी है? पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना। अरे मैं मीजिंग भैया, मैं असली वाला अंगूठा मांग भी नहीं रहा हूँ, ठीक है? वो जमाने गए। तब अंगूठा देना आसान था कि तब आपको क्या एक ही एग्जाम पास करना है। अभी क्या है सर, फॉरेस्टर भी निकालना है, अभी क्या है हेड कांस्टेबल भी देना है, अभी क्या है सर पीसीएस भी देना है, टीजीटी पीजीटी भी दे देंगे सर, बीएड है तो। और सर क्या देना है फिर सर? सब क्लियर हो गया सर, यूपीएससी भी देना है। तो मतलब अगर हर एग्जाम में मतलब अगर अंगूठा देना पड़ जाए तो सर अंगूठा ही कम पड़ जाएगा। तो वो पॉलिसी चेंज हो गई, ठीक है? पहले यूपीएससी ऐसे एग्जाम कहाँ होते थे? पहले तो एक ही एग्जाम होता था, धनुष बाण, बस सीख गए, दे दो। हाँ तो पाकिस्तान गरीब है तो सर मिसाइल नहीं बना पाएगा। देखो भैया मार्शल, मार्शल भैया एक बात याद रखना, पाकिस्तान गरीब है लेकिन डिफेंस के मामले में वो भी पीछे नहीं रहते हैं, ठीक है? डिफेंस के सारा उनका भी एक अच्छा खासा जो बजट है डिफेंस में ही खर्च होता है पाकिस्तान में। तो वेपन्स तो उनके पास भी ठीक है, ठीक है? तो नाम से तो लग रहा है सर रशिया होगा। इंडिया में होता तो सर पता चल ही गया होता अभी तक। हाँ बिल्कुल। इस बार किसका तुक्का बैठा है? काम कीजिएगा, तुक्का बैठ गया सर। रशिया, ठीक है? कि किसकी मिसाइल है सर? रशिया की मिसाइल है। अब देखो एक चीज मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, आज फिर पढ़ा रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स नए भी होंगे, कई पुराने होंगे जो भूल चुके होंगे, कई ऐसे होंगे जिन्हें याद होगा, बस उनका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? तो तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये पढ़ना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैलिस्टिक मिसाइल एंड अ क्रूज मिसाइल? अब देखो मैं फिर बता दूं, इस तरह की चीज आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है एग्जाम में, लेकिन ये हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब इंटरव्यूअर बैठता है, बैलिस्टिक मिसाइल का अगर कहीं डिस्कशन हो गया तो हो सकता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है वहां पे इस तरह के डिफरेंस पूछ ले। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे वो बहुत ज्यादा ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे, बताओ देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है? ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे वो, इसी तरह के थोड़े से चटपटे सवाल पूछेंगे जो हर कोई मतलब वही बता पाता है जिसने चीजों को एक्सप्लोर किया होगा। अब ये आपको किस किताब में मिलेगा? पॉलिटी की किताब में, इकोनॉमी की किस किताब में मिलेगा? किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये चटपटे सवाल जो है इन्हीं को इंटरव्यू में पूछ लेता है, और ये हमें पता भी होने चाहिए। हो सकता है कि कभी इस पे सवाल बना के दे दिया जाए, ठीक है? तो इन दैट केस डिफरेंस हमेशा याद रखना बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में। देखो सीधा सा फर्क ये होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रिसीजन लो होता है, ठीक है? बैलिस्टिक का सीन क्या होता है? बैलिस्टिक का सीन ये होता है मतलब यहां से मिसाइल छोड़ी, है ना? फिजिक्स में अगर किसी के पास 11-12 में फिजिक्स होगी तो उन्होंने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? आपने यहां से पत्थर उछाला, ठीक है? पत्थर आपने फेंका तो ये यहां कहीं गिरेगा। अब आपने उस पत्थर को कितनी वेलोसिटी पे फेंका, कितने एंगल पे फेंका, उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि इसकी लोकेशन, ये कहाँ गिरेगा और ये कितनी हाइट मैक्सिमम कवर करेगा, ठीक है? और फाइनल वेलोसिटी जब ये इधर गिर रहा होगा तो इसकी क्या होगी। तो अगर फिजिक्स वगैरह पढ़ी तो ये सब चीजें हम बता सकते हैं। तो यही क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल का कंसेप्ट है। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, हम एक मिसाइल रखते हैं, उसको यहां से वेलोसिटी देते हैं। वेलोसिटी कैसे देते हैं? एनर्जी दी। अब एक बार इसको एनर्जी दे दी तो बस एनर्जी एक ही बार देनी, बार बार नहीं देनी। एक बार इसने एनर्जी ले ली, अब जैसे पत्थर है, पत्थर को एक बार बस उछाल दिया तो अब उसके पास एनर्जी है, जहां तक होगी वहां तक जाएगा। ऐसा तो है नहीं कंटिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई है, कंटिन्यूअस आप उड़ उड़ के उसको आगे बढ़ा रहे हो पत्थर को, एक बार फेंक दिया बस अब वही वेलोसिटी से वो कूदेगा। तो यही बैलिस्टिक मिसाइल का कंसेप्ट है, एक बार आपने यहां से लॉन्च कर दिया, अब वो बैलिस्टिक मिसाइल जाने और फिजिक्स जाने कि वो कहां जाके गिरेगा। तो ये फिजिकल कैलकुलेशंस होती हैं कि इतनी एनर्जी पे, इतने एंगल पर अगर हम इस मिसाइल को छोड़ेंगे तो ये सम अराउंड इस एरिया में जाके गिरेगी, ठीक है? इसमें बहुत हाई प्रिसीजन नहीं होता कि बिल्कुल इसी टॉप पे गिरेगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्रिसीजन होता है, लेकिन सम अराउंड एक अगर बड़ा एरिया है तो उसमें कहीं ना कहीं ये गिर जाएगी। तो ये कौन सी मिसाइल हुई सर? बैलिस्टिक मिसाइल।
इसमें जो फ्यूल पावर है वो शुरुआत में देनी पड़ती है। लेकिन एक सर ऐसी मिसाइल भी तो होनी चाहिए जो फाइटर जेट की तरह जाए। जैसे एरोप्लेन, क्या है एरोप्लेन में वो तो रुकते नहीं है, एक बार ऐसा तो नहीं है ना कि चाबी भरी वो फिर चलते जा रहे हैं, उसको तो कंटिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई चाहिए। तो इसी तरह की एक मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी होता है, इसमें ये थ्रस्ट इससे मिलता रहता है, ये कंटिन्यूअस इसमें फ्यूल सप्लाई होता रहता है, और इसका एक स्पेसिफिक प्रिसाइज टारगेट होता है, ये वहीं जाके गिरती है, ठीक है। ये क्रूज मिसाइल क्या होती है, एक स्पेसिफिक टारगेट पे ही जाके गिरती है। और बैलिस्टिक मिसाइल ये बड़े से एरिया में जाके कहीं भी गिर जाएगी। तो अगर लंबा टारगेट है तो बैलिस्टिक मिसाइल भेजो, और छोटा टारगेट है, प्रिसीजन हाई चाहिए, तो कौन सा मिसाइल भेजो, क्रूज मिसाइल भेजो, ठीक है। क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है, बैलिस्टिक मिसाइल आराम से डिटेक्ट हो जाती हैं। रेंज इसकी काफी हैवी होती है, ठीक है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज काफी हैवी होती है, इसीलिए इंटरकॉन्टिनेंटल होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब रशिया से कहो तो अमेरिका पहुंच जाए, इतनी हैवी रेंज होती है। और क्रूज मिसाइल जो होती हैं इनकी रेंज कम होती है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल की तो काफी हाई हो जाती है, क्रूज मिसाइल की इतनी हाई नहीं होती है, ठीक है। स्पीड में भी देखो, इनको लंबा सफर तय करना, ज्यादा रेंज करनी, तो स्पीड इनकी हाई होती है, इनकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। चलो सर, तो ये हो गया सर सारी कहानी बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, स्पीड ज्यादा हो जाता है, एक दूसरे को प्रोजेक्टाइल बोला करते थे, बहुत बढ़िया। क्या वो मतलब ज्यादा तेज हो गया क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है टाचिंग साहब? चलो स्पीड ज्यादा हो गया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? गिव मी अ थम्स अप। बाकी भी जो जनता जनार्दन बैठ के सुन रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, ये नेटफ्लिक्स नहीं है कि अपने बस ईयरफोन लगा के कंबल ओढ़ के देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सर। कॉपी पेन साथ में लेके रहना है, इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी है, और कमेंट में एक्टिव रहना है, जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, जो भी दिल का हाल हो, यहीं बोल देना है, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ओके देन, आ गया सर समझ में। ओके फाइन सर। Who has been appointed as the principal scientific advisor to the government of India? Who has been appointed as the principal scientific advisor to the government of India? एक टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, कौन किस बैंक का गवर्नर बना, कौन कैबिनेट सेक्रेटरी बना, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन माना जाता है इन करंट अफेयर्स। तो उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। अभी रिसेंट में नए प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर बने हैं, तो वो कौन बने? अब ये मत कहना प्लीज कि सर ये सोनू सूद के भाई हैं। सोनू सूद पढ़ने में अच्छा नहीं था, वो सर पढ़ाई नहीं कर पाया, वो एक्टर बन गया। अजय सूद उनके बड़े भाई हैं, वो पढ़ने में अच्छे थे, आज देखो सर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बन गए, ठीक है। करेक्ट आंसर इज अजय सूद, ठीक है। देखो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का काम क्या होता है, जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया में काम होता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंडिया में काम होता है उसके रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज करना, ये काम होता है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का। और ये अपॉइंटमेंट्स करता कौन है? देखो एक कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो सबसे टॉप मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज होती हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स की डिपेंडिंग ऑन द वर्क अलग अलग कमेटीज होती हैं। जैसे एक कमेटी होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, एक कमेटी होगी जो फूड से रिलेटेड एग्रीकल्चर पे काम करेगी। तो इसी तरह से एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है ऑफ द कैबिनेट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो यही करते हैं। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बनेगा, साइंटिफिक एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब कौन बनेगा, ये सब कौन करता है? आपका अपॉइंटमेंट कमेटी करती है, ठीक है। तो जो भी साइंस वगैरह से रिलेटेड मुद्दे हैं वो कौन आपको गाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर को, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। जैसे एनएसए तो सुना होगा आपने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड एनएसए साहब गाइड करते हैं। एनएसए कौन है अपने? मिस्टर अजीत डोभाल साहब हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन बन गए? अजय सूद बन गए। चलिए सर,
Okay. Well, coming to the next question, question number 91. Which country is hosting the world's largest cyber exercise named Logged Shields 2022? अब देखिए, पहले क्या था, हम एक दूसरे की मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करके एक्सरसाइज करते थे, ठीक है, आओ एक दूसरे से पंजा लड़ाएं, आओ एक दूसरे की नेवी के साथ एक्सरसाइज करें। अब लेकिन ये सब वॉर के अलावा, ये तो सर कन्वेंशनल एक्सरसाइजेज हो गई कि आप कन्वेंशनल वॉर की तैयारी कर रहे हो, नेवी की, आर्मी की, एयरफोर्स की। अब एक नॉन कन्वेंशनल तरीके भी शुरू हो गए अटैक करने के, जिसमें एक सबसे बड़ा खतरा है साइबर अटैक्स। दुश्मन कंट्री आपकी टेरिटरी पे अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपके कंप्यूटर्स को हैक करके आपका सारा जो एक सिक्योर डेटा है उसको हैक कर रहा है। तो इनसे भी निपटना बहुत जरूरी है। तो साइबर एक्सरसाइज भी अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए एक कंट्री है जो दुनिया की सबसे बड़ी साइबर एक्सरसाइज क्या कर रही है, होस्ट कर रही है। बताइए, विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज नेम्ड लॉग शील्ड्स 2022? एस्टोनिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज एस्टोनिया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कौन कर रहा है, एस्टोनिया कर रहा है। देखो ये बाल्टिक सी है, इधर क्या है, बाल्टिक सी है। तो इससे रिलेटेड तीन कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये तीनों कौन सी कंट्रीज कहलाती हैं, बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, बाल्टिक कंट्रीज। कितनी है, तीन है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अच्छा एक चीज और देखना, इनका बॉर्डर किस किस का है, रशिया के साथ। हाँ चलो यही आंसर बताओ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों में से किसका बॉर्डर है रशिया के साथ? रशिया के साथ किसका बॉर्डर है, एस्टोनिया का है, लातविया का, लिथुआनिया का है, दोनों, दो का है, तीन का है, कितने का है? जर्मनी, जर्मनी नहीं कर रहा है। बताइए जी। एस्टोनिया और लातविया, सर दो दिख रहे हैं सर। हम क्या है सर, ब्रॉड देखते हैं। हमने ये रशिया देखा, हमने कहा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नहीं है सर। देखो बेलारूस आ गया था, लेकिन लेकिन ये चीज देखो, ये जो एक पोर्शन है ना, ये भी रशिया है। कैलिनिनग्राड का नाम सुनाओ, ये इधर ही है, ठीक है। तो ये भी एक पोर्शन है, कभी आराम से डिस्कस करेंगे कि ये सर क्या था, मतलब रशिया का ये पोर्शन अलग कैसे छूट गया इधर, ठीक है। तो कभी इसकी भी अपनी एक अलग ही कहानी है। तो ये जो छोटा पोर्शन है ना, ये भी रशिया है, सिर्फ ये रशिया नहीं है। तो बड़े वाले रशिया से तो एस्टोनिया, लातविया अपना बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है। बड़े वाले जो आपके कंट्रीज हैं, बड़ा वाला जो मेनलैंड रशिया है, उससे तो आपका एस्टोनिया, लातविया बॉर्डर बना रहे हैं। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला रशिया, ये लिथुआनिया से टच में है। तो मतलब रशिया पूरी तरह से कनेक्टेड है तीनों बाल्टिक कंट्रीज से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो जो था ना सर, 99.99% जनता हो गई साफ, 99.99% जनता हो जाएगी इस क्वेश्चन में साफ। 0.01% सर बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे, क्योंकि सर वो अली सर से पढ़े थे, ठीक है। वो अली सर से पढ़े थे, उन्हें पता था सर तीनों बॉर्डर बनाते हैं। देखो मैं टाइम इसलिए देता हूँ, पाक्तर जी ये अपनी अलग कहानी है, इसको हम कभी अलग से एक लेक्चर बना के मैं दिखा मतलब आपको मतलब बता दूंगा। उसके लिए फिर अलग लेक्चर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, तो इस आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं जो टाइम देता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मतलब क्या सर आगे क्वेश्चन कराया आगे बढ़ो, क्वेश्चन कराया आगे करो। क्योंकि देखो भैया वही करना है तो आपके पास ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो एक घंटे में 500 से ऊपर क्वेश्चन करा देते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दिस आंसर दिस, क्वेश्चन दिस आंसर दिस, क्वेश्चन दिस आंसर दिस। वो काम हमें नहीं करना है, ठीक है। उसमें फिर फायदा क्या, आप पीडीएफ पढ़ लो। यहाँ हमारा पर्पज है क्वेश्चन पढ़ो, उससे रिलेटेड चीजों को समझो, तभी आप उससे जो एक होती है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस, आपको हर डायरेक्शन से नॉलेज होनी चाहिए। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस ऐसे ही आती, आपने करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक पढ़ा, उसके आसपास की चीजें आप कवर करते चलो। अगर जो शुरू से या 2-4 महीने से भी करंट अफेयर्स कनेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस तो पहले से फील हो रहा होगा, ठीक है।
चलिए सर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, रिसर्चर्स फ्रॉम द इसरो एंड विच अदर इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड स्पेस ब्रिक्स दैट कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन मार्स। थैंक यू मार्सल। तो स्पेस में सर ब्रिक्स बनाई जा रही हैं, मतलब सोच रहे हो, मतलब लोग कितना आगे तक सोचते हैं। हम क्या सोच रहे हैं सर, मार्स पे जाना है। अरे मार्स पे जा तो रहे हो, लेकिन रहोगे कहाँ? एलॉन मस्क कह रहे हैं हम आपको मार्स पे पहुंचा देंगे, लेकिन रहने की जगह तो होनी चाहिए, कोई बिल्डिंग तो होनी चाहिए। क्या रहोगे, मतलब ऐसे ही बिल्कुल खुले आसमान के नीचे सोओगे फिर आप वहाँ? तो उसका भी तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, वहां का भी तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बिल्डिंग्स वगैरह बनानी पड़ेगी। अब कुछ कह रहे होंगे तो सर स्पेस में ब्रिक्स बनाने की क्या जरूरत है, यहाँ से लाद के ले जाएंगे। तो भैया कितना आप सोच रहे हो कि मतलब अर्थ से ईंटें जाएंगी स्पेस में, ठीक है। पहली बात तो अर्थ पे क्या कम कमी हो रही है मिट्टी की, ईंट बनाने में आजकल बड़ी दिक्कत आती है। फिर आप वहाँ मार्स का भी सारा खर्चा अर्थ से लोगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने में कितना हैवी हो जाएगा। एक एस्ट्रोनॉट को हमें भेजने में, एक क्या कहते हैं, एक छोटा स्पेस व्हीकल भेजने में तो कितना करोड़ों का खर्चा आता है। तो ब्रिक्स जब जाएंगी सोचो अर्थ से, तो कितना खर्चा बढ़ेगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ हमें तरीका बनाना पड़ेगा कि स्पेस में ब्रिक्स बने, ठीक है। तो अभी जो मार्स है उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए हमने एक तरीका सोचा है। तो वो कौन सी संस्था है, इसरो किसके साथ मिलकर काम कर रही है? तो करेक्ट आंसर इज IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर, ठीक है। इसरो किसके साथ मिलकर काम कर रही है सर? IISc के साथ मिलकर मार्स के लिए क्या बना रही है? ब्रिक्स बना रही है। देखो मार्स पे जो सॉइल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सॉइल, तो वो जो ब्रिक्स बनेंगी वो किसकी सॉइल से बनेगी? सॉइल ऑफ मार्स, मार्स की सॉइल से वो ब्रिक्स बनाई जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने करा क्या, मार्शियन सॉइल मतलब जो मार्स की सॉइल है उसमें क्या मिलाया? गुआर गम। गुआर गम एक थोड़ा सा आप देख सकते हो बीन्स टाइप का होता है। ये विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है किसी भी चीज में, मतलब एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। ये किसका काम करता है? जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। जैसे हम लोग जो बालू होती है, सैंड में क्या मिलाते हैं सर? सीमेंट मिलाते हैं ना। सीमेंट क्या करता है? वो बाइंडिंग एजेंट का काम करता है ना, वो सैंड को बिल्कुल एक दूसरे से जोड़ के मजबूत बना देता है। इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? गुआरगम। गुआरगम क्या करता है? वो एक एज ए बाइंडिंग एजेंट काम करता है। तो एक स्लरी बनाई, किस किस को मिला के बनाया? स्लरी वही जो मसाला होता है जो आप कंस्ट्रक्शन करते टाइम करते हो। तो ईंट बनाने के लिए हमने मार्शियन सॉइल ली, उसमें गुआरगम मिलाया और एक बैक्टीरिया मिलाया, ठीक है। इस बैक्टीरिया आपसे नाम पढ़ा जाए पढ़ लेना, स्पोरोसार्सिना पैस्ट्यूराई, ठीक है। और क्या मिलाया? और सर हमने यूरिया मिलाया और निकल क्लोराइड मिलाया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने मिला दी। फिर एक मोल्ड लिया। मोल्ड क्या मतलब? ईंटें कैसे बनती हैं? आप मिट्टी लेते हो, मिट्टी में जो भी मिलाना है मिलाया, फिर आपने एक मोल्ड बनाया, मतलब जैसे केक है, जैसे कह लो मोल्ड तो आप समझ ही रहे होगे, मतलब एक ऐसा बॉक्स, उसमें ये आपने लिक्विड डाल दिया, फिर इसको सूखने के लिए रख दिया, इसको हीट कर दिया, तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बन गया, ठीक है। कैसे बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो जो बॉक्स होता है जिसमें आप शेप, जो डिजायर्ड शेप लेना चाहते हो ले सकते हो, उसे क्या कहते हैं? मोल्ड कहते हैं। तो ये स्लरी को मोल्ड में डाला और कुछ दिनों बाद जो उसके अंदर बैक्टीरिया था, ठीक है, बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया ने यूरिया पे अटैक करा और यूरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया? क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। यूरिया किस में कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर दिया। और किसकी मदद से? सर बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल्स क्या होंगे, ये काम करेंगे सीमेंट की तरह। ये क्रिस्टल्स किसका काम करेंगे? सीमेंट की तरह काम करेंगे। और जो सॉइल पार्टिकल्स है, जो आपने सॉइल ली थी, इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स है इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो सबका यूज समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपने जो मार्शियन सॉइल ली, ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इसमें आपने क्या मिलाया? बैक्टीरिया मिलाया। और आपने क्या मिलाया सर? इसमें यूरिया मिलाया, ठीक है। तो बैक्टीरिया किस पे असर करेगा? यूरिया पे असर करेगा। और वो भी मिलाया निकल क्लोराइड, ठीक है, निकल क्लोराइड भी मिलाया। तो बैक्टीरिया किस पे अटैक करेगा? यूरिया पे, और यूरिया को कन्वर्ट कर देगा सर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स में। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स क्या करेंगे? ये आपका जो सॉइल पार्टिकल्स है उनको ज्वाइन कर देंगे और इट विल एक्ट एज द सीमेंट
और ब्रिक आपकी हो जाएगी सॉलिडिफाई, ब्रिक हो जाएगी सॉलिडिफाई। दैट हाउ दिस द मैकेनिज्म वर्क्स। ठीक है, कोशिश करी जा रही कि ब्रिक्स लेस पोरस बने। लेस पोरस मतलब उनके थ्रू पानी फ्लो ना करे। जैसे आपने ईंट रखी, इसके ऊपर इधर पानी डालो तो ऐसा तो है नहीं इधर से पानी निकल जाए, तो मतलब पोरोसिटी कैसी है ब्रिक की, कम है। और वही हमें चाहिए, ईंट कैसी चाहिए, लेस पोरस चाहिए। पहले यही प्रॉब्लम आ रही थी, पोरोसिटी हमें नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, और इसीलिए हमने निकल क्लोराइड डाला। तो ये जो पोरोसिटी वाली प्रॉब्लम है ये किससे रिजॉल्व करी, निकल क्लोराइड से रिजॉल्व करी। तो ये सारी चीजों का काम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, फ्रेम वगैरह कह सकते हो आम भाषा में। अभी मेरे पास पिक्चर नहीं बना, मैं दिखा देता। अरे बर्फ जिसमें जमाते हो वो भी तो एक मोल्ड ही होता है। गोल कटोरे में आप जमाते हो तो गोल बर्फ बनेगी, स्क्वायर में जमा दो आप स्क्वायर बनेगी, ट्रायंगुलर में जमा दो ट्रायंगुलर बनेगी। ठीक है, वही मोल्ड होता है। क्लियर है सर? ओके सर, वेरी मच गुड, फाइन। आगे सर बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, तो अब एटलीस्ट इतना पूरा प्रोसेस समझ के बैठे हो आप। ठीक है, तो इसमें तो कंफ्यूज नहीं होगे ना। स्पेस ब्रिक्स, स्पेस ब्रिक्स किसके साथ मिलके बनाया? इसरो ने, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलके बनाया। अच्छा, इसमें जो एक चीज थी ना ग्वारगम, ये बहुत खास है क्योंकि ये इंडिया में मिलती है। इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। और इट इज वेरी मच मैंडेटरी। जो शेल गैस निकलती है ना, आपने सुना होगा शेल गैस, ये यूएसए निकालता है इस गैस को। चाहे तो पढ़ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। इसको एक्सट्रैक्ट करने में गुआरगम का यूज होता है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करने में गुआरगम का यूज होता है। तो जब यूएसए को शैल गैस निकालनी होती है, शैल गैस वैसे तो बहुत ही मतलब खतरनाक प्रोसेस है। इसमें आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा पानी का वेस्ट होता है, क्योंकि पानी इसमें सिर्फ आप फ्रेश वाटर यूज कर सकते हो, तो पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल कंसर्न इसको एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा है। और इसको निकालने में जो चीज यूज होती है वो यूज होती है आपका सर गुआरगम। ठीक है, गुआरगम यूज होता है एक्सट्रैक्शन में। तो गुआरगम की डिमांड इंडिया से जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो शैल हो सकता है शैल गैस वगैरह, हाँ गुआरगम ट्री से निकलेगा, गूगल कर लेना आपको इमेज मिल जाएगी। ओपांग कह रहे हैं सर रोज बनाते हैं, ईंटें बनाना रोज का काम है। तो ओपांग जी, आप ही को टेंडर दिलवाया जाए मार्स पे ईंटें बनाने के लिए। तो गुआरगम मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना, इसमें वो शैल गैस वगैरह बोल सकते हैं कि शैल गैस में काम आता है। ठीक है, इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके सर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन हैज लॉन्च द डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम। पैन इंडिया, पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया। पैन इंडिया बोले तो ऑल ओवर इंडिया। फ्रॉम BHU वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से एक स्कीम लॉन्च हुई है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बताइए सर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए? ओके जी, आज ही मैं ट्वीट करूंगा। एक ट्वीट नासा को करेंगे, एक ट्वीट इसरो को करेंगे, एक ट्वीट मोदी जी को करेंगे। ठीक है, कि उपांग जी को टेंडर दिलवाना है। चलिए सर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पढ़ने लिखने की बात लग रही है सर। यूनिवर्सिटी है तो सर यूनिवर्सिटी में क्या है, मतलब एजुकेशन होना चाहिए सर। तो इस हिसाब से हमारा लॉजिक क्या जा रहा है, एजुकेशन पे जा रहा है। लेकिन हमेशा ये आप लॉजिक लगा सकते हो, लॉजिक बहुत गलत भी नहीं है आपका, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ठीक हो। जैसे यहाँ के केस में, यहाँ करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अभी रीजन बता दूंगा, आपको समझ जाओगे ऐसा क्यों है। ठीक है, देखो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कोचिंग फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, उनमें सरकार ने क्या स्टार्ट किया, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो जितनी भी करीब 30+ यूनिवर्सिटीज हैं, करीब 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें क्या होगा, हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे आपका RGU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। एएमयू, जामिया, बीएचयू, आपका डीयू, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा सर, हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज। वैसे जामिया में तो कई यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी चल रहा है, जामिया में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, इस बार फर्स्ट रैंक भी दी है आरसीए ने, ठीक है। टोटल करीब 23 आई थिंक स्टूडेंट टोटल सिलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट रैंक आरसीए से ही आई है इस बार। तो 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें उनको कहा जाएगा आप 100 स्टूडेंट्स को हर साल सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। जो भी शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, 100 शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। जो कौन कंडक्ट करवाता है सर, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। उनको आप क्या प्रोवाइड करिए, हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज में आपको वहाँ एकोमोडेशन देना, उनकी मील की व्यवस्था करना, अगर उनको लाइब्रेरी की व्यवस्था करना पढ़ने के लिए, ठीक है, उनका कोई डाउट्स है उसको व्यवस्था करना, उनको मोटिवेट रखना, तो ये सारा हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज में इन्वॉल्व होगा। और ये किस प्रोग्राम के तहत होगा, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये कौन स्टार्ट कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो सोसाइटी के एक सेक्शन के लिए किया जा रहा है, ठीक है, सोसाइटी के लिए ऐसा किया जा रहा है, सोसाइटी के एक सेक्शन के लिए, तो इसको क्या कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। बाकी जैसे अगर कोई सीनियर सिटीजन की स्कीम हो, या जैसे कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो, या ट्रांसजेंडर्स हो, उनके लिए भी अगर कोई काम है तो वो भी आपका उसमें मोस्टली आप देखना जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए सर, यहाँ तक सब ठीक चल रहा है। मार्शल जी कह रहे सर पता था, आजकल आज तक दिन ही नहीं बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 94, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इस बार का दूसरा क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन क्या देखा था, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद साहब बने, दूसरा नए वाइस चेयरमैन बताना है नीति आयोग के कौन बने। नीति आयोग के नए चेयरमैन कौन बने। राजीव कुमार, सुमित बोहरा, सुमन के बीड़ी, आशुतोष सिंह, बताइए सर। ओके सर, करेक्ट आंसर इज सुमन बेरी, सुमन की बेरी इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग का एक बार आप कंपोजिशन देख लो, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, बाकी पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा। सबसे ऊपर होते हैं आपके चेयरपर्सन, ये ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, मतलब ये पार्ट होते हैं, मतलब पार्ट नहीं होते हैं बट इसको हेड करते हैं। वो कौन होते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर, वो इसको लीड करते हैं नीति आयोग को बट इसके पार्ट नहीं होते, इसलिए इनको एक्स ऑफिशियो कहते हैं, बट सबसे ऊपर यही है। फिर आते हैं आपका वाइस चेयरपर्सन, पीएमई इनको नॉमिनेट करेंगे। फिर आते हैं आपका सीईओ, दो मेंबर हैं, एक वाइस चेयरपर्सन और कौन है, सीईओ। हम किसकी बात कर रहे थे सर, वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन कह लो या वाइस चेयरमैन कह लो, वो कौन बन गए सर, सुमन के बेरी साहब बन गए, ठीक है, सुमन के बेरी जी बनिए। फिर उसके बाद आपका सीईओ आता है, ठीक है, सीईओ अभी कौन है, अमिताभ कंत है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो उनके अंडर में फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जिन्हें टेम्परेरी बुला लिया जाता है, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, मतलब कोई मिनिस्ट्री के कोई मिनिस्टर वगैरह होंगे जो इसमें काम, देखो एक्स ऑफिशियो में तो वो मंत्री होंगे, क्योंकि मंत्री कहते हैं हमारे पास और भी काम है तो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसमें काउंसिल्स होती हैं, गवर्निंग काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल्स जिसमें अदर स्टेट्स के भी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ स्पेशल इनवाइट्स, मतलब जैसे मान लो कोई टेक्नोलॉजी का मुद्दा है तो टेक्नोलॉजी में कोई स्पेशलिटी रखने वाला कोई पर्सन हो उसे हम इनवाइट करके बुला सकते हैं। तो ये सारा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है नीति आयोग का, ठीक है। तो 1 2 3 पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और सीईओ, इनके नाम जरूर याद रखिएगा, ये पूछते रहते हैं।
ठीक है, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सीईओ और चेयरपर्सन में अंतर ये है कि एक्चुअल में देखो जो काम है, जो डिसीजन लेने का काम है, देखो प्राइम मिनिस्टर तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बस इसको सर्विलांस करते हैं, नजर रखते हैं। एक्चुअल में जो प्राइम मिनिस्टर वाला काम है वो कौन करता है, वाइस चेयरपर्सन करता है। जैसे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होता है, कि अल्टीमेट आपको भी पता है यूनिवर्सिटी में चांसलर होते हैं बट वो नाम के होते हैं, उनको हम हेड कहते हैं, बट अल्टीमेट जो काम करता है वो कौन करता है, वाइस चांसलर करता है कि नहीं। वीसी होते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर। एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, वाइस चांसलर कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जो एक्चुअल में काम है वो कौन करता है, वाइस चेयरपर्सन करता है उनके अंडर में। लेकिन अब इतना बड़ा आदमी अकेले थोड़ी ना करेगा, उनके अंडर में एक पर्सन होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब ये डिफरेंस है कि जैसे ये हो गए मिनिस्टर, ठीक है, ये हो गए मिनिस्टर, ये हो गए आपका मान लो प्रेसिडेंट, और ये हो गए आपका जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, जो सेक्रेटरी हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। उपांग जी क्लियर है डिफरेंस? ठीक है, तो एक्चुअल में सारे डिसीजन यही ले रहे हैं और इनके अंडर में काम करते हैं आपके सीईओ, रैंकिंग्स हैं सब। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ए डिप्लोमेटिक ब्लू बुक, जापान हैज डिस्क्राइब्ड द ओनरशिप ऑफ कुरील आइलैंड्स एज अ डिस्प्यूट विद विच कंट्री। देखो जब मैं कई बार आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास लिया है, मैंने बताया जापान के ऊपर कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, कुरील आइलैंड्स। तो उनका डिस्प्यूट चल रहा है एक कंट्री के साथ, आपको वो कंट्री का नाम बताना है। मैं पहले भी इसको कंट्री का नाम बता चुका हूँ, अनु जी ने बताया है रशिया। बाकी लोग बताइए, मार्शल जी आप बताइए। ओके आची बता रहे हैं, आची कह रहे हैं सर मैं बहुत सीरियस हूँ, आई एम सीरियसली सेइंग इट इज रशिया। बाकी लोग सर साउथ कोरिया। देखो है तो साउथ कोरिया के साथ भी, बट साउथ कोरिया के साथ वो दूसरे नाम से पुकारते हैं, ठीक है, दूसरे नाम से पुकारते हैं। तो कुरील नाम जो यूज होता है वो यूज होता है रशिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट किसके साथ चल रहा है, रशिया के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया। एक्चुअल में ये जापान है, ठीक है, ये पूरा ये जापान है। ये कौन सा आइलैंड है, होकाइडो है, होन्शु है, फिर नीचे शिकोकू क्यूशू। ये आपका देखो सखलिन पेनिनसुला है, ये कामचटका है, ठीक है। तो इनके बीच में ये रशिया का पार्ट है, ये जापान का। यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको ये लोग क्या कहते हैं, रशिया और जापान क्या कहते हैं, कुरील कहते हैं, ठीक है। इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं, कुरील। इन पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कुरील कहते हैं। अब डिस्प्यूट किसका है, डिस्प्यूट इतने आइलैंड्स का है। ये अभी किसके कंट्रोल में, रशिया के कंट्रोल में, बट जापान कहते हैं ये हमारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर हम वीडियो बनाएं तो एक अलग से पूरी वीडियो चली जाएगी कि ये डिस्प्यूट आया कैसे, ठीक है, ये डिस्प्यूट आया कैसे, इस पे कभी और डिस्कशन करेंगे। तो अभी सिनेरियो ये है कि कुरील आइलैंड्स के जो सदर्न आइलैंड्स है, ठीक है, सदर्न पार्ट है कुरील आइलैंड्स का, वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान। इनमें कोई डिस्प्यूट नहीं, ठीक है, इनमें कोई डिस्प्यूट नहीं, डिस्प्यूट सिर्फ इनमें। ये है किसके कंट्रोल में, रशिया में, बट इसको क्लेम कौन करता है, क्लेम करता है सर जापान, ठीक है। तो ध्यान रखना कुरील आइलैंड का डिस्प्यूट हमारा किसके साथ है। और इनको नाम कुरील किसने दिया, रशिया ने दिया। रशिया इन्हें कुरील कहता है, जबकि जापान क्या कहता है, वो उनको नॉर्दर्न टेरिटरीज कहता है, वो नॉर्दर्न टेरिटरीज कहता है। दैट्स इट। पहले रशिया ने ये जापान को दिए थे, फिर बाद में ले लिए, लड़ाई वड़ाई चली तो काफी ट्रीटीज वगैरह इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये चलो मार्शल जी बड़े खुश हैं कि सर अंत भला तो सब भला, आज का लास्ट क्वेश्चन था बट फिर भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो डिस्प्यूटेड आ सकता है कि कुरील इज अ डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड रशिया, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी स्टेटमेंट आराम से आपके एग्जाम्स में बन सकता है, ठीक है। ऑलराइट सर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही करेंगे, आज के बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी चीजें। कल सैटरडे को आपका मैथ्स का मैराथन होगा, उसको अटेंड करिएगा। मंडे में हम लोग वापस से मिलेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज
रिवीजन मेंटेन करिए, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने कलीग्स के साथ, और इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए। कोई भी आप करंट अफेयर्स में चीज़ें पढ़े ना, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए एक दूसरे से, कि इसमें और हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे आज अपने मान लो कुरिल आइलैंड्स के बारे में पढ़ा, तो आप गूगल कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ लिया हिस्ट्री, कुरिल आइलैंड्स के बीच क्या डिस्प्यूट था, इंटरनेट में तो सब अवेलेबल है। आप जिस जनरेशन में पैदा हुए हो आपके पास बहुत प्लस चीज़ है कि आपके पास इंटरनेट है, लेकिन वो निगेटिव भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज करते हो, ठीक है। तो एवोल्यूशन जितने भी हुए हैं सब प्लस के साथ भी आए हैं, माइनस के साथ भी आए हैं। जिन्होंने प्लस पार्ट पकड़ा वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने माइनस पकड़ा वो एंशियंट इंडिया के पार्ट हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपना टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करना है। जो चीज़ आपको ना समझ में आए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो, तुरंत गूगल करिए और पढ़िए, ठीक है सर। चलिए सर, गुड नाइट एवरीवन। आई रिडो कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।